कुर्सीनामा में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट, जिसका स्वरूप आजादी के बाद अब तक हुए चुनावों में 4 बार बदल चुका है। वर्तमान की बात करें तो यहां बीजेपी का कब्जा है, जबकि इससे पहले बसपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं अब 22 में क्या होगा, कौन सा दल कितना मजबूत होगा, किस तरह के सियासी समीकरण है और किसके पक्ष में है, इसे लेकर विस्तार से बात करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल में इस बार किसका दम देखने को मिलेगा? मतदाता किसका साथ देंगे? जालौन जिले में किसका दबदबा रहेगा? माधोगढ़ का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? गुजरते वक्त के साथ इसे लेकर रोमांच बढ़ रहा है। माधोगढ़ वो विधानसभा सीट है जहां 1996 के बाद सीधे 2017 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं है। एक और कई बड़े मुद्दे हैं तो दूसरी ओर सपा, कांग्रेस और बसपा का पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरना है। पिछली बार माधोगढ़ सीट पर बीजेपी के मूलचंद सिंह ने बसपा के गिरीश कुमार को 45,985 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी, जबकि 2012 में बसपा के संतराम ने सपा के केशवेंद्र सिंह को 21,352 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2007 में भी इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा। तब बसपा के हरिओम ने बीजेपी के संतराम सिंह को 3,302 मतों के अंतर से मात दी थी। इसके पहले 2002 में भी यहां बसपा के राजेंद्र प्रताप सिंह ने बाजी मारी थी। यानी मायावती के नेतृत्व वाली बसपा यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं सपा की जीत का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुल सका है। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा बीहड़ में होने के कारण दसियों से प्रभावित रहा है। माधोगढ़ को दसियों प्रभावित होने के कारण विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में काफी वक्त लगा। किसी जमाने में डकैतों ने यहाँ जमकर आतंक मचाया और चुनाव में भी उनका दखल रहा करता था। प्रमुख समस्याओं की बात करें तो ये बेरोजगारी, बाढ़, खराब सड़कें हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी माधोगढ़ काफी पिछड़ा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता सबसे अधिक हैं। इस विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के साथ ही वैश्य मतदाता भी प्रभावित करते हैं। यहाँ तकरीबन हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं और मतदाताओं की कुल संख्या 4.5 लाख के करीब है। खैर, अब देखना यह है कि 22 के घमासान में माधोगढ़ के मतदाता किसका साथ देते हैं। जालौन से आशीष शिवहरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता माधोगढ़ के आशीष शिवहरे से। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अगर माधोगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बसपा का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में यहाँ पर तस्वीर बदली, बीजेपी आई। इस बार क्या कुछ कहता है यहाँ पर गणित? क्या 2022 में एक बार फिर से बीजेपी आने वाली है या बसपा को एक बार फिर मौका मिलेगा या फिर किसी अन्य दल यहाँ पर इस बार आने वाला है? क्या कहता है यहाँ का गणित? वर्षा, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो माधोगढ़ विधानसभा 219 है जालौन की, ये निश्चित तौर पर पहले अगर बात करें तो बसपा का एक गढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर मायावती जो है वहाँ पर 3 बार विधायक बना चुकी हैं। इसके अलावा 2017 की मोदी लहर में बीजेपी के जो मूलचंद है वो यहाँ पर जीते हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें जालौन की माधोगढ़ विधानसभा की, एक बीहड़ इलाका है, जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था भाजपा सरकार में उतना विकास वहाँ पर नहीं हुआ है। रोजगार, शिक्षा, इसके अलावा कई मुद्दे जो हैं वो वहाँ पे आज भी अधूरे रखे हैं। हालांकि सरकार वादों को कहती है कि हमने शिक्षा उपलब्ध कराई है, शिक्षा रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं, लेकिन वो वादे केवल कागजी कार्रवाई तक है। यहाँ तक आपको बता दें
कि सड़कों की व्यवस्था भी माधोगढ़ क्षेत्र में सही नहीं है। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि 2017 के कार्यकाल की बात की जाए सीएम योगी के नेतृत्व में तो लाख दावे किए जाते हैं। जिस तरह से आपने बताई जमीनी हकीकत की वहां पर तमाम जो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं उनका अभाव है। तो ऐसे में इस बार वहां की जनता क्या कुछ कह रही है? वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से है? क्या लोगों को वहां पानी मिल रहा है? सड़कें किस तरह की है? वहां पे जनता का आपने मूड भापने की कोशिश की, किस तरह के वहां का लोगों का ओपिनियन है? बिल्कुल, जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के योगी सरकार जो वादी है वो अभी तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा को लेकर माधव जनता दिया जा रहा है, वहाँ पर हालांकि है पढ़ने लिए मुख्य है स्वास्थ्य करके उसकी बेसी मौजूद है। अगर उनको वही फैलाए है, लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से माधवगढ़ से, उनको यहाँ तक आना पड़ता है। इसके अलावा वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली या फिर लखनऊ या झांसी इस तरफ जाना पड़ता है। जी, अगर हम बात करें पानी व्यवस्था की, सड़क व्यवस्था भी ठीक है, मजबूत है, थोड़ा सा सुधार किया गया है पहले की अपेक्षा, जो कि समय के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां से वंचित है। जब हमने इस बारे में जनता से बातचीत की है तो जनता का मिला जुला रुख है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी भी जो बीजेपी सरकार है जितना विकास अन्य सरकारों में नहीं हुआ वो उतना विकास इस सरकार में हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार का सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि अगर सत्ता लगातार रिपीट होती रहेगी तो ये एक राजतंत्र हो जाएगा, जबकि हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए। जी वर्षा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ ये विधानसभा सीट है, यहाँ पर डकैतों का भी कब्जा रहा है। अगर बात की जाए उस समय से लेकर अब तक 2017 से अब 21 तक, तो ऐसे में कितना कुछ वहां पर परिवर्तन देखने को मिला है? बिल्कुल वर्षा, आपको बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका होने के कारण पहले यहाँ पर दस्यु प्रभावित इलाका हुआ करता था, डकैत हुआ करते थे जो चुनाव प्रक्रिया में भी बाधा करते थे। इसके अलावा चुनाव जो सरकार चुनी जाती थी वो डकैतों के हिसाब से चुनी जाती थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान युग की तो डकैतों का सफाया हो चुका है। हालांकि यहाँ पर जो है वो सुख शांति है, लोग आराम से रह रहे हैं, हालांकि किसी की तरह परेशान नहीं किया जाता है। अब बीजेपी सरकार में जब हमने जनता से वहां से बातचीत की है तो उनका कहना है कि इस सरकार में हमें ये फायदा जरूर है कि लोग हमको डराता धमकाता नहीं है। नहीं तो आज से पहले डकैतों के द्वारा चुनी हुई सरकार को हमको हमारे ऊपर थोप दी जाती थी। इससे हमको वही करना, जो चाहते थे वही करना पड़ता था। जी बशा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने के लिए। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, माधोगढ़ सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बसपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है और उसके बाद लंबे समय बाद बीजेपी को यहां पर विधायक यहां पर आए हैं। तो ऐसे में इस बार क्या माना जाए, 2022 में क्या फिर से बीजेपी यहां पर अपना कब्जा जमाने वाली है या फिर किसी अन्य दल को यहां पर जीत हासिल होगी? क्या कहते हैं इस बार सियासी गणित, क्योंकि सभी पार्टियां अभी हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं, लेकिन इस बार क्या लगता है इस सीट पर, इसको लेकर क्या कुछ गणित आपका? जी वर्षा, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए कि जो बुंदेलखंड की एंट्री होती है वो उत्तर प्रदेश के जिले औरैया से माधोगढ़ यानी कि जालौन के लिए लोग जाते हैं, तो औरैया की तरफ से अगर देखा जाए तो वो सीधा एंट्री पॉइंट है बुंदेलखंड का। और माधोगढ़ विधानसभा जो बीहड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती है और वहां के लोग पहले जो दस्यु प्रभावित इलाका था उससे प्रभावित थे, लेकिन आज भी कहा जाए अगर वो दस्यु प्रभावित जो गढ़ था वो छूटा है तो आज जाति प्रभावित जरूर वहां पर है और उस तरीके की जो दबंगई और गुंडई आज भी वहां क्षेत्र में देखी जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बहुत है वहां पर इन चीजों की कमी आई, लेकिन विकास और जिस तरीके से वहां होना चाहिए वो आज भी माधवगढ़ को नहीं मिल पाया है। क्योंकि माधवगढ़ विधानसभा जो कहा जाए 1977 में यहाँ पे बनी थी, तो 1977 के बाद कई बार विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसके बाद बदली कोच और जालौन विधानसभा बनाई गई और फिर 2012 में माधवगढ़ विधानसभा पुनः बनी। और यहाँ पर जिस तरीके से बसपा के संतराम जीते थे और उसके बाद अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद्र विधायक हैं, तो लगातार जनता को जो आस थी कि जो मध्य प्रदेश की सटी सीमा से उत्तर प्रदेश का जो जिला है उसका विकास होना चाहिए, क्योंकि जो माधवगढ़ विधानसभा कहा जाए तो सीधे तरीके से औरैया जनपद को और इटावा जनपद के साथ ही मध्य प्रदेश को छूती हुई जिला सीमा है, लेकिन सपा की सरकार भी रही तो उस तरीके का विकास नहीं हो पाया। हालांकि बहुताय समय में यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है माधवगढ़ विधानसभा में 1977 के बाद से, और करीब 5 बार अब तक कहा जाए कि परसीमन से पहले भी करीब अगर जोड़ा जाए तो 5 बार इस पर बहुजन समाज पार्टी के नेता काबिज रहे हैं और विधायक बनकर लखनऊ विधानसभा। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि इस सीट पर बसपा काबिज रही है और अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स काफी ज्यादा है। तो एक अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2017 में जो परिवर्तन देखने को मिला है, इससे पहले जातिगत आधार पर वोटर्स वोट देते थे, लेकिन इस बार परिवर्तन है, जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे
पर इस बार 17 में बीजेपी को जनादेश मिला, तो वही क्या फिर से वही जो मतदाता है वही चीज दोहराएंगे? क्या इस बार भी विकास के आधार पर ही वोट मिलेगा, या फिर इस बार फिर वोट जातिगत आधार पर यहाँ पर समर्थन मिलने वाला है बसपा को? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने वर्षा कि विकास के आधार पर या जातिगत आधार पर यहाँ वोटों का अब की बार फिर परिणाम आएगा। देखिए 2017 का जो विजन था भारतीय जनता पार्टी का, उसको भरपूर समर्थन मिला और उत्तर प्रदेश में कुछ समय उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और जो माधवगढ़ विधानसभा से मूलचंद विधायक बनकर विधानसभा लखनऊ पहुंचे। लोगों को उम्मीदें थी कि कई साल बाद भारतीय जनता पार्टी वापस आई और जिस तरीके का सुशासन का वादा किया है, सबका साथ सबका विकास का वादा किया है और यहाँ विकास मिलेगी। और आज भी माधवगढ़ विधानसभा में कहा जाए किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा उद्योग धंधा, कोई भी बड़ा डिग्री कॉलेज या कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। सबसे बड़ी दुखद बात अगर वर्षा कही जाए तो वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे चरमराई हुई है, क्योंकि अगर लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो सीधे कानपुर या फिर अपने मुख्यालय करीब 60 किलोमीटर दूर जाना होता है। बीच में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। या फिर माधवगढ़ जो है वो कहा जाए कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो जो निकटतम जिला है भिंड, तो वहां लोग जाने को मजबूर होते हैं। लेकिन उसमें जाने में सबसे बड़ी परेशानी वहां के लोगों को होती है जो बीच में यमुना नदी है, चंबल है, वहां पे आप बने रहिए। और कुर्सीनामा में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड engineering, pharmacy, management, agriculture, computer application, nursing, homeopathy, dental, paramedical, PhD research and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 or 828384. Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वक्त हमारे साथ सपा नेता अशोक राठौर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अशोक जी, वैसे तो देखा जाए इस सीट पर बसपा ने जीत के हैट्रिक लगाई, अब 2017 में बीजेपी को जनादेश मिला, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इस बार? किस तरह से आपकी पूरी रणनीति है इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए? इस सीट पर कब्जा जमाने की बात नहीं है, वास्तव में लोगों का जो दर्द है आज की डेट में इस सरकार से, शासन से पूरी तरह से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, त्रस्त है और वो समाजवादी पार्टी तरफ आशा भरी दृष्टि देख रहा है। आज हम लोगों का प्रयास है कि इन सब की समस्या के लिए समाजवादी लोग आगे आएं और हम लोग हर स्टेप पर आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा जो 2 वर्ष से किसान परेशान रहा, इसमें समाजवादियों की एक भूमिका रही जिससे कि हम सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर पाए कि वो अपना बिल वापस लें। हम लोगों का प्रयास है और निश्चित तौर पर इस बार जनपद जालौन की, माधवगढ़ विधानसभा सहित हम तीनों सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष दीपांशु समाधिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांशु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। दीपांशु जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस
कभी रही ही नहीं है, लेकिन अब इस बार क्या जो प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली है वो जीत दिला पाएगी इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में बहन प्रियंका गांधी जी ने संगठन से लेकर बूथ तक काम करने के लिए वो काम कर रही है और पूरा संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी इस कार्य में लगा हुआ है। और अगर बात की जाए इस प्रदेश में महिलाओं की, तो मैं आपको बताऊं, बहन प्रियंका गांधी जी ने टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देकर एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने ये बताया कि महिलाएं भी आगे राजनीति में आ सकती हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा उन्होंने कहा अपनी प्रतिज्ञाओं में। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक राठौर भी सपा नेता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि केवल और केवल घोषणा से या अन्य कामों से नहीं चलेगा, धरातल पर काम होना चाहिए। लंबे समय तक शासन सब कांग्रेस ने किया है और भाजपा ने किया है, और मुझे लगता है जब भी वुमेन वाला बिल आया, अमेंडमेंट आया कि इनको अधिकार दिए जाएं, तो आप ताजुब करिए कि इनको कभी नहीं दे पाया। जब हम सदन से नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर किस प्रकार से घोषणा से काम नहीं चलेगा। फिलहाल जो दीपांशु जी हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने जो इस प्रकार की अपनी बात रखी, अगर उस प्रकार की बात कोई आगे आती है तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और हम भी कह रहे हैं आज की डेट में कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों में इजाफा होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अशोक जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली निकाल रही है, महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही है, भागीदारी महिलाओं की बढ़ा रही है, लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो क्या कुछ सपा इसकी रणनीति इस बार है 2022 को लेकर पूरी ही तरह से? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के लोग निश्चित तौर पर इस बार एक अच्छी सरकार देने के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को उचित भागीदारी देते हुए, सर्वजन का सहयोग लेते हुए एक अच्छी सरकार देने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको जनादेश मिलता है इस सीट पर, तो किस तरह की आपकी पहली प्राथमिकता होगी इस सीट के लिए कि ये काम हमें सबसे पहले करना है वहां के, क्योंकि आप तो खुश नहीं है, नाखुश है सरकार, तो ऐसे में क्या आपके कदम रहेंगे सबसे पहले इस सीट पर? सबसे पहले किसान जो परेशान है, जिसकी आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, उसके लिए हुआ। दूसरा, हमारा शिक्षक भी बहुत परेशान है, जो पुरानी पेंशन के लोग हैं वो परेशान हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत के जो हमारे कदम होंगे, जैसा कि हमारे माननीय अखिलेश जी भी कह रहे हैं, बिजली के मीटर लगाने के बाद उन पर चाहे बिजली गई हो ना हो, एक मीटर केवल और केवल बिल पहुंचा दिए गए हैं। इस प्रकार की समस्याओं को प्रथम दृष्टया 1 महीने के अंदर हम उनको समाधान करने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल, दीपांशु जी, यही सवाल मेरा आपसे कि अगर आपको जनादेश मिलता है तो सबसे पहले क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी इस पर, और सीधे जो जनता को प्रभावित करेंगे, जनता को लुभाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि जनादेश तो जनता के द्वारा जब सरकार चुनी जाएगी जब का मुद्दा है। आज हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने, जैसे बुंदेलखंड की बात की जाए तो ललितपुर में 4 लाख रुपए का मुआवजा उन किसान साथियों को दिया जिन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। किसान संघी से वो परेशान थे, तो खाद की समस्याओं को लेके आप लगातार देख रहे थे कि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। और प्रदेश में मैं आपको बता दूं, दीपांशु जी, किसानों की जो नाराजगी थी वो तो अब दूर हो गई है, तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा? देखिए, किसानों के लिए हमने कहा कि कर्जा पूरा हम माफ करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में हमने 72,000 करोड़ जो हमारी सरकार नहीं तो हमने माफ किया। ठीक है, और हमारा 2500 में गेहूं धान 4,000 पाएगा गन्ना किसान, एक हमने प्रतिज्ञा में उसमें दिया अपनी जो प्रतिज्ञाएं हमारी कांग्रेस की। अशोक जी, और निश्चित तौर पर मैं आपको पूर्ण आश्वस्त कर दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो युवा, बेरोजगार और महिलाएं, यहाँ पर जो लोग आज इस सरकार का दंड झेल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर खुशहाली होगी प्रदेश में, और यहाँ की जनता बहुत
अपने आप को अच्छा महसूस बिल्कुल करेंगे। दीपांशु जी, अब तो ये देखने वाली बात होगी 2022 में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। अशोक जी, अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि बसपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है, लेकिन इस बार क्योंकि अलग रणनीति दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव भी एक आक्रामक तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस बार क्या आप टक्कर में मान रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी जिसे आप एकदम टक्कर में मान रहे हैं? नहीं, जो आपने बीएसपी की टक्कर लगाई वो तो मुझे लगता नहीं कहीं से कोई टक्कर में है। टक्कर निश्चित तौर पर भाजपा से होगी। और जैसा कि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जो किसान मृत हुए हैं 700 किसान के आसपास, उनको 25-25 लाख का मुआवजा उनको दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप भी महसूस कर रहे होंगे, सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन जो नाराजगी थी किसानों की वो तो दूर हो गई है। अब ऐसे में क्योंकि लाख दावे तो अभी भी योगी सरकार और नई एक के बाद एक सौगातें दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार मिलेगा 2022 में सपा को इस बार जनादेश मिलेगा या फिर से किसान हो, बेरोजगार, नाराजगी तो पूरी तरह से दूर कर ली है? नहीं, किसान हो, बेरोजगार, अरे काहे की अभी नाराजगी दूर हो गई है। अभी भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमने देखा है खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की समस्याएं अभी बनी। अच्छा, किसान जानता है कि ये चुनावी समय आ गया है, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं। और अब जनता समझदार हो गई है इस प्रकार के चुनावी समय पर जो लॉलीपॉप बांटने से। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन चुनाव से पहले तो वादे भी किए जाते हैं ना, लेकिन वो सरकार बनने के बाद पूरे नहीं होते हैं। जिस तरह से आपने कहा लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, ऐसे में जनता के जो आरोप है वही तो ये रहते हैं कि सरकार आती है, वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वादे भूल जाते हैं। मैडम जी, आप देख लीजिए प्रदेश में जब भी सपा की सरकार रही है, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके पुत्र माननीय अखिलेश जी ने किया है, तो आप पा लेंगे। कभी विवेचना कर लीजिए कि हमारा घोषणा पत्र हमेशा अव्वल रहा है। हमने जो घोषणा की है उनको पूरा किया है और हम आगे भी करेंगे। दीपांशु जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जनता की नाराजगी यही रहती है कि वादे करते हैं लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। क्या कांग्रेस पूरी तरीके से 5 साल जनता के साथ रहेगी, जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी? मैं सर्वप्रथम तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज जनता की जवाब की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, ना हमारी है, ना अशोक जी की है। लेकिन परीक्षा तो इस बार आपकी भी है ना, जो विश्वास क्योंकि जताया वो भारतीय जनता प्रियंका गांधी पार्टी खुद उतरी है मैदान में, प्रतिक्रिया रैली कर रही है, कांग्रेस पर जताया। जी, तो मैं चाहूंगा हम लोग भाई अपने आगामी चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमने ये एक योजनाएं तैयार की, जो प्रतिज्ञाएं की, कम से कम हम लोग सोच तो रहे जनता के लिए। कोरोना काल हो, तमाम ऐसी समस्याएं रही जहाँ हम लोग रोड पर रहे, जनता की सेवा के लिए खड़े रहे। सत्ता के लोग तो अपनी कोठियों में सोए हुए थे उस समय। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए दीपांशु जी। अशोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर आपने बात सुनी हो तो दोनों ही पार्टियों के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार नाराजगी है लोगों में, लेकिन क्या लगता है इस बार क्या वही नाराजगी हमें 2022 में सपा या कांग्रेस को जीत दिला पाएगी, या फिर एक बार फिर से 2022 में बीजेपी यहाँ पर हासिल करने वाली है? जी, देखिए वर्षा, अगर यहाँ की माधवगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो परिवर्तन का दौर लगता है फिर शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर वर्तमान के विधायक हैं मूलचंद, उनसे नाराजगी थोड़ी बहुत लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ विकास होना चाहिए था और एक अप्रत्याशित उन्हें कहा जाए कि भारी बहुमत वहाँ लोगों ने दिया था और करीब उन्हें जो कहा जाए कि 45% वहाँ वोट मिला था, तो वहाँ जनता ने जिस तरीके का भरपूर समर्थन दिया उस तरीके का विकास जनता को नहीं दे पाए। हालांकि बहुत कोशिश की उन्होंने, कई बार मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत भी कराया, तमाम मांगे पूरी की, लेकिन उतने सक्रिय वो विकास कार्यों को लेकर नहीं दिखे। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी सरकार लगातार जो बजट देती रही है उसमें उनके शायद प्रस्ताव पास नहीं हो पाए हैं, जिस कारण जनता में वहाँ सड़क की समस्याएं सबसे ज्यादा मेन है। क्योंकि जो माधवगढ़ विधानसभा मैं आपको बता दूं
वो चंबल और यमुना के किनारे का जो क्षेत्र है वहां सड़कों की समस्या सबसे ही विकराल है, क्योंकि लोगों को दूर दराज अपने मुख्यालय करीब 60 किलोमीटर जाने के लिए बहुत ही जो कहा जाए कि बीहड़ में बबूल के पेड़ों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, उनसे लोगों को अभी भी ज्यादातर निजात नहीं मिल पाया। तो वहीं उनकी बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके लिए भी मुख्यालय 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या निकट जिला कहा जाए कि औरैया लोगों को जाना पड़ता है। तो ये समस्याएं वहां भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती हैं। तो एक तरीके का जो कहा जाए कि जो समीकरण वहां बनना है वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी को अब की बार लाभ दे दे। पूर्व की बात की जाए कि पूर्व में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और वहां से कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी चुनाव लड़े थे, उन्हें 18% वोट मिला था। तो अब 18% से 45% को पार करना शायद ही बड़ा चैलेंजिंग होगा जो कहा जाए समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को। और वहीं बहुजन समाज पार्टी का करीब 8% वोट प्रतिशत वहां से कम था। तो 8% किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब की बार पूरा करती है ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार जो उनके बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बुलाया है, साफ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि 2007 के तरीके 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, उसके लिए 2007 की नीतियां जनता को बताई जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारें रही उन्होंने इतना काम कर पाया। बसपा में भी कहा जाए कि सरकार रही है और वहां के उनके कहा जाए कि बुंदेलखंड के नेताओं ने सबसे ज्यादा बसपा को नुकसान किया है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे, बाबू सिंह कुशवाहा रहे हैं और भी ब्रजलाल खाबरी रहे हैं और तिलकचंद अहरवार रहे। एक बड़ा नाम था इन लोगों का। इन लोगों ने बुंदेलखंड के विकास में उतनी सारी महती भूमिका नहीं निभाई है, उसका नुकसान बसपा को 2017 में सीट गवाकर अगर देखा जाए तो विकास से कोसों दूर ये विधानसभा सीट है, लाख दावे कर ले लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वो जनता को नहीं मिल पाई हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी प्लस योगी का नारा दिया, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, ये 2022 में इसका पता चलेगा कि आखिर कितनी उपयोगी है। क्या 2022 में भी बीजेपी आएगी या फिर किसी और दल के साथ जनता अपना समर्थन देगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।